चलो फिर कर दे, डिस्कस कर दें। चलो देखो, फर्स्ट में बताओ क्या होगा। फ्लोरीन प्लस NaOH, कोल्ड एंड डाइल्यूट। NaF तो बनेगा प्लस गैस कौन सी बनेगी? OF2 है ना। हाँ, यहाँ पे फ्लोरीन का रिएक्शन जब NaOH से होता है तो वो बाकी हेलोजन से डिफरेंट रिएक्शन होती है। इसमें NaF बनेगा, बट जो गैस बनेगी OF2 बनेगी। उसने थोड़ा हिंट दिया है कि OF2 पेल येलो गैस है, ठीक है। OF2 जो होती है पेल येलो गैस है। इसका शेप एंगुलर वी शेप होता है। वी शेप या एंगुलर शेप एक ही बात है। OF2 का शेप वाटर की तरह ही होता है। वाटर का भी वी शेप होता है, इसका भी वी शेप होता है, ठीक है। तो उससे थोड़ी हिंट मिल रही है ना। तो पहले फर्स्ट का आंसर हो जाएगा OF2, ठीक है। सेकंड में ClO2 प्लस NaOH। तो ये वाला काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। ClO2 में क्लोरीन की इवन ऑक्सीडेशन नंबर है, और हेलोजन इवन में बहुत अनस्टेबल होते हैं और बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। और एक +1 हायर में जाएंगे और -1 लोअर में जाके डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। हाँ सही कह रहे हो। तो +4 से जाएगा +5 में, तो 5 में उसका बन जाएगा ऑक्सी एसिड HClO3, और H हटा के Na लगा देना, मतलब सॉल्ट बन जाएगा फाइनली। तो NaClO3, और एक बार रिड्यूस होगा तो NaClO2 बना देगा, है ना। NaClO3 में क्लोरीन की 5 ऑक्सीडेशन नंबर और NaClO3 में क्लोरीन की 3। तो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन है। थर्ड में BrF5 प्लस वाटर, ये एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है। और इंटर कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस का एक रूल होता है कि इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, वो अपना हाइड्रा एसिड बनाता है, ठीक है। तो फ्लोरीन अपना हाइड्रा एसिड बना देगा, तो ये तो बन गया HF, है ना। और जो सेंट्रल एटम होता है उस इंटर कंपाउंड में, वो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का क्या बना देता है, ऑक्सी एसिड। तो ब्रोमीन इसमें +5 में है। हाँ अमित सही है तुम्हारा। वो ब्रोमीन 5 में है, तो ये बना देगा HBrO3, है ना। ब्रोमिक एसिड इसको बोलेंगे। तो ये मेरे ख्याल से सही हो गया होगा, है ना। सही है शिवानंद? हाँ अच्छा, चलो कोई बात नहीं, है ना। रूल बस पता होना चाहिए। Na प्लस NaIO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिवर्स रिएक्शन है ना। इसमें I-1 में बैठा है, I+5 में बैठा है, तो 5 वाला रिड्यूस होके 0 में जाएगा, तो I- ऑक्सीडाइज होके 0 में जाएगा। अल्टीमेटली इसमें आयोडीन बनता है, प्लस बाई प्रोडक्ट तो लिखा ही हुआ है, सोडियम बाइसल्फेट वाटर। और इसका मतलब Q क्या हो गया, आयोडीन। और Q का रिएक्शन हाइपो के साथ करा रहे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाइपो जब आयोडीन से रिएक्ट करता है तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आयोडोमेटेड टाइटेशन में यूज होती है रिएक्शन। इसमें इसके 2 मोल ले लो, ठीक है। और इसमें 2 मोल NaI बना दो, 2 मोल क्या बना दो, NaI, ठीक है। तो NaI तो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, और मेन प्रोडक्ट जो बच रहा है वो सारा लिख डालो। तो सोडियम 2 बच रहे हैं, सल्फर 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6। तो इसमें बन जाएगा सोडियम टेट्राथायोनेट, है ना। इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। इसका नाम भी लिखना चाहो लिख लो, सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई वालों की मतलब बिल्कुल पॉपुलर रिएक्शन है। वो हर 2-3 साल में ये रिएक्शन किसी न किसी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ही देते हैं। हेलोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई वालों को बहुत पसंद है। और लास्ट में सीजियम आयोडाइड, आयोडीन, क्यू आपका आयोडीन है, सीजियम आयोडीन क्यू से जब रिएक्ट करता है तो ये पॉली आयोडाइड आयन बनाता है, सीजियम ट्राई आयोडाइड, CSI3। और ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, CS+I3-। उसने हिंट लास्ट में दिया है कि जो R है वो एक आयनिक कंपाउंड है,
ठीक है। और क्यों वायलेट क्रिस्टल होते हैं, वायलेट क्रिस्टल आयोडीन के ही होते हैं वैसे तो, थोड़ी हिंट यहाँ से भी मिल रही, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसी छोटी छोटी हिंट्स कई बार आपको दी जाएंगी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में या इनऑर्गेनिक रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा हम लोग को पता होना चाहिए, कलर वलर थोड़े आप लोगों को याद होने चाहिए, है ना। क्लोरीन का कलर पेल येलो गैस होती है, क्लोरीन का क्या कलर होता है, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन की वेपर क्या कलर होता है, रेडिश ब्राउन। आयोडीन के क्रिस्टल वायलेट कलर। ठीक, गुड। तो चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नोबेल गैस का दूंगा क्विज आपको, ठीक है, 0 ग्रुप पे, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। चलो पहले आज इसको आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन है ना, इससे पहले कल तक हो ही गया था, है ना, यहीं से स्टार्ट करना है मेरे ख्याल से। नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कितने ऑक्सी एसिड है और उनका नाम क्या है ना, और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के ये 4 ऑक्सी एसिड होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मेन ऑक्सी एसिड यही है इससे, ठीक है। नाइट्रोजन तो जो पहला ऑक्सी एसिड है इसमें नाइट्रोजन +3 में बैठा हुआ है। अच्छा, नाइट्रोजन के लिए बोलते हैं कि नाइट्रोजन जब +3 में होगा तो अस यूज करेंगे एज ए सफिक्स उसके ऑक्सी एसिड में, है ना, और अगर 5 में होगा तो इक यूज करेंगे, मतलब हाईएस्ट वाले के लिए इक यूज करेंगे और हाईएस्ट से लोवेस्ट वो 3 में है, 4 में है ना, तो सब में अस यूज करेंगे। तो नाइट्रोजन जैसे इसमें +3 में है तो इसमें एज ए सफिक्स क्या यूज होगा, अस, ठीक है। तो इसको कौन सा एसिड बोलते हैं हम लोग, नाइट्रस एसिड, है ना। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कहीं ना कहीं देखा ही होगा, बहुत फेमस एसिड है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड वीक एसिड होता है ना, इसका के वैल्यू काफी कम होता है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये जो नीचे वाला है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर HNO3 में देखें तो 5 है, हाईएस्ट है, तो इसके नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा, एक यूज करना होगा। तो इसका IUPAC नेम होगा नाइट्रिक एसिड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी थोड़ी बहुत IUPAC नेमिंग चलती है, ठीक है, तो ऑक्सी एसिड में खासकर IUPAC नेमिंग होती है, तो इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रोजन का एक ये एसिड बहुत ज्यादा फेमस है, H2N2O2। बताओ क्या होना चाहिए इसका नाम, क्या, नहीं 8 नहीं लगाएंगे, 8 इसका एनायन होगा। अगर ये H हटा दे हम लोग तो इसका एनायन में एक की जगह 8 आ जाएगा, तो नाइट्रेट हो जाएगा, इसका एनायन हो जाएगा नाइट्राइट। अस रिप्लेस विद आइड इन ऑक्सी एनायन और एक रिप्लेस बाय 8 इन ऑक्सी एनायन। अगर उसका ऑक्सी एनायन बना दिया जाए तो लगा देंगे, या उसको सॉल्ट बना दिया जाए, है ना। हाँ विमानी बिल्कुल सही कह रही हो। H2N2O3 इसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड। देखो अस तो लगना तय है क्योंकि हाई +5 से कम जितने भी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सी एसिड है उनमें असी यूज करना पड़ेगा नाइट्रोजन फैमिली में, लेकिन हाइपो इसमें और लगाइएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन की ऑक्सी एसिड में लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ। हाइपो तब लगाते हैं जब कोई ऑक्सी एसिड अपने ऑक्सी एसिड में, मतलब उसके जितने भी बन रहे हैं ऑक्सी एसिड उनमें सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में। तो नाइट्रोजन की ऑक्सी एसिड में लोवेस्ट +1 होती है ना, नाइट्रोजन की लोवेस्ट ऑक्सी एसिड में +1 होती है, तो इसके लिए हमें एक सफिक्स हाइपो यूज करना होगा, हाइपो नाइट्रस एसिड, है ना। बोलो भाई, इसको ऐसे समझ के याद कर सकते हो कि जैसे कोई चीज अगर अपेक्षा से बहुत कम हो जाती है, मतलब जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो, है ना, और ऐसा हो जाता है तो हम लोग के मुंह से निकलता हाय ये क्या हो गया, होता है ना। तो इसमें देखो नाइट्रोजन +1 में आके बैठ गया है, देखो, है ना, अरे हाय, मतलब इससे इससे नीचे कहाँ गिरेगा वो। तो जब कोई ऑक्सी एसिड में कोई एलिमेंट अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो उसमें रूल होता है कि हाइपो लगाना पड़ता है। तो हाइपो और 5 हाईएस्ट से कम है तो अस लगाना ही पड़ेगा, हाइपो नाइट्रस एसिड। और ये कोई बताओ वही जाने HNO4 क्या है,
पर नाइट्रिक एसिड। हाँ इसमें, हाँ गुड, इसको बोलते हैं पर नाइट्रिक एसिड। इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज होता है, अभी इसका स्ट्रक्चर आएंगे तो क्लियर होगा। इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, तो इसलिए पर एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो पर ऑक्सी नाइट्रिक, सफिक्स में एक ही यूज करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन +5 में बैठा हुआ है, तो सफिक्स में तो एक ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें परऑक्साइड लिंकेज होता है इसलिए परऑक्सी भी लगाना जरूरी। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर आगे मैं बना देता हूँ। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड तो सिंपल है, एक नाइट्रोजन के साथ एक OH लगा दो और एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, एक इस पे लोन कर। ठीक है, ये नाइट्रस एसिड हो गया। नाइट्रिक एसिड में क्या होगा, जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट कर देगा, है ना। नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, 3 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन, तो इसमें एक ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा इसमें आएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, तो ये नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, हाइपोनाइट्रस एसिड ये कुछ इस तरह का होता है, इसमें N डबल बॉन्ड N और OH OH। ठीक है, ये आपका हो गया हाइपोनाइट्रस एसिड। और परऑक्सी नाइट्रिक एसिड में देखिए, नाइट्रिक ऐसे देखिए, नाइट्रिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो HNO4 बन जाएगा, तो इसके स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आपस में अटैच कर दीजिए, तो यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज बनता दिखेगा, वो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नीचे बना दे रहा हूँ, देखो नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक परऑक्साइड लिंकेज और आप बना दीजिए, मतलब O से O अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका, तो यही एक ऐसा ऑक्सी एसिड है जिसमें परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन के किस ऑक्सी एसिड में परऑक्साइड लिंकेज होता है, तो ये HNO4 होता है, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्लियर है ना। ये इनके स्टेबल ऑक्सी एसिड हो गए। IUPAC नेमिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड में नाइट्रोजन फैमिली, ये जो रूल है ये नाइट्रोजन फैमिली, पूरी नाइट्रोजन फैमिली में सभी के लिए एप्लीकेबल है, कि नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो या आर्सेनिक, है ना, इनके ऑक्सी एसिड में ये जब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होंगे तो सफिक्स में क्या यूज होगा, एक, है ना। लोअर में किसी में भी होंगे तो सफिक्स में अस यूज होगा, लेकिन बिल्कुल ही गिर जाएंगे मतलब +1 में आ जाएंगे तो हाइपो एज ए प्रीफिक्स यूज होगा, मतलब हाइपो प्रीफिक्स और अस तो यूज होगा ही, है ना, एज ए सफिक्स। तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग के सिलेबस में वैसे रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही ऑक्सी एसिड पढ़ने हैं, HNO2 और HNO3। रिएक्शन केवल आपसे अगर पूछी जाएंगी तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक, जिसमें मेन नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड की तो बस कुछ ही रिएक्शन है ना, मेन जो रिएक्शन है वो नाइट्रिक एसिड की है। तो पहला ऑक्सी एसिड है नाइट्रस एसिड HNO2। इसका पहले हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर नाइट्रस एसिड। तो देखो इसको बनाना बहुत आसान है, आप बेरियम का नाइट्रेट ले लीजिए, बेरियम नाइट्रेट इसमें रिफर करते हैं, लैब मेथड है, और उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं। सिंपल आयनिक रिएक्शन है, कोई रिडॉक्स नहीं है। बेरियम जब बेरियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक डिसॉल्व होगा तो आयनाइज हो जाएगा, बेरियम आयन और नाइट्राइट आयन, है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड H+ आयन और सल्फेट आयन है। ठीक है, और बस अपोजिट आयन आपस में ज्वाइन करा दिए, नाइट्रेट आयन H+ आयन से ऐड करेंगे तो HNO2 बनना शुरू हो जाएगा, वही तो बनाना है हम लोग को, तो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, नाइट्रस एसिड बनेगा और बेरियम सल्फेट। सिंपल आयनिक रिएक्शन है, किसी का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो किसी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यही एक मेथड ही है इसका बनाने का। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रस एसिड बहुत स्टेबल नहीं होता है, हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है, खासकर डिस्प्रपोर्शनेट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट। ठीक है, इसीलिए इसको रखा जाता है तो बहुत लो टेम्परेचर पे, माइनस के किसी टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रखा जाता है। इवन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास पहुंचने पर भी ये पार्शियली डिकम्पोज करने लगता है, बहुत स्टेबल नहीं है ये ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन का, और होता बहुत वीक एसिड भी है ना, इसका K भी काफी कम होता है।
तो अगर कभी आपको इसका हीटिंग इफेक्ट पूछ लिया जाए कि नाइट्रस एसिड को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। एक बार ऑक्सीडाइज होगा 3 से 5 में, और 5 ऑक्सीडेशन नंबर में नाइट्रोजन का एक ही ऑक्सी एसिड होता है, कौन सा, नाइट्रिक एसिड। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। और एक बार रिड्यूस होकर 2 में जाएगा, और रिड्यूस होकर 2 में जाएगा तो नाइट्रोजन का 2 ऑक्सीडेशन नंबर में कोई ऑक्सी एसिड नहीं होता, 2 में उसका एक ऑक्साइड बनेगा, और 2 ऑक्सीडेशन नंबर में उसका ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस बनेगी, NO गैस, न्यूट्रल गैस होती है, ठीक है। तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, या फिर आपको डायरेक्ट वो इस तरह से पूछ देगा कि NO को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, बताओ कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो गैस यहाँ पे बनेगी NO, ठीक है। एक बार रिड्यूस हो रहा है, एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, क्लियर है। फिर इसका एक टेस्ट भी हम लोग को ऐसे ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेट आयन का, लेकिन यहाँ पे पढ़ लोगे तो वहां पे बहुत सारे टेस्ट इकट्ठा याद करने नहीं पड़ेंगे, छोटे कुछ टेस्ट अभी करते चलेंगे हम लोग। तो नाइट्राइट आयन का एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। अगर आपको लैब में कोई सॉल्ट दिया जाए पुड़िया में और उसमें नाइट्राइट आयन प्रेजेंट हो एज ए एनायन, तो कैसे पता लगाएंगे, उसका क्या कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो उसका क्या है, जो भी सॉल्ट आपको दिया हुआ है, अगर आपको डाउट है कि इसमें नाइट्राइट आयन है ना, तो आप क्या करिए, उसमें KI का सॉल्यूशन ऐड कर दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड, है ना, और उसके सॉल्यूशन को स्टार्च पेपर के ऊपर या स्टार्च पेपर को उसके सॉल्यूशन में डिप करा दो, सबसे बेटर यही होता है, ठीक है। तो आप नाइट्राइट आयन में जैसे ही KI का सॉल्यूशन मिलाएंगे तो देखो नाइट्राइट आयन जो है वो KI में आयोडीन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज I2 में, ठीक है। नाइट्राइट आयन ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन को I- से I2 पे, और जब इसमें आप जैसे ये स्टार्च पेपर लिया, जैसे आप डिप कराओगे तो जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स है वो स्टार्च पेपर की सरफेस पे, देखिए इस डायग्राम में देखिए, जैसे आयोडीन बनेगा ना तो आयोडीन के मॉलिक्यूल बहुत बल्की होते हैं, है ना, तो ये इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो स्टार्च पेपर पे आसानी से इनका केमिजॉर्प्शन होने लगेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में केमिजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन, तो इनका केमिजॉर्प्शन मतलब ये एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज समझो। तो ये जब एडजॉर्ब होते हैं तो ये अपना, वैसे आयोडीन के क्रिस्टल वायलेट कलर के होते हैं, आयोडीन के क्रिस्टल वायलेट होते हैं, लेकिन स्टार्च पेपर के ऊपर जब आयोडीन की परत जमा होती है, मतलब उसकी जो लेयर इकट्ठा होती है, तो ब्लैक कलर की स्पॉट डेवलप कर देगी, मतलब वो डार्क वायलेट होता है, डार्क वायलेट एक्चुअली ब्लैक साथ दिखने में लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं डीप ब्लू लिखा हुआ है, ब्लू ब्लैक इसको बोलते हैं, डीप ब्लू भी लिख सकते हैं, ब्लू ब्लैक कलर भी इसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नाइट्राइट आयन का ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर आपसे बोला जाए कि कोई एनायन है, KI के सॉल्यूशन के में इसको डिसॉल्व किया उसके सॉल्ट को, और उसमें स्टार्च पेपर डिप कराया, स्टार्च पेपर का कलर डीप ब्लू हो रहा है या ब्लू ब्लैक भी लिखा मिल सकता है आपको, तो डीप ब्लू कलर के स्पॉट डेवलप हो रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि वो जो भी एनायन है उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है, नाइट्राइट आयन, है ना। ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है नाइट्राइट आयन का, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। नाइट्रेट आयन का एक रिंग टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट, लेकिन नाइट्राइट आयन का ये वाला टेस्ट बहुत पॉपुलर है। हाँ बोलो बेटा। सर ऊपर वाली रिएक्शन दिखा दीजिए एक सेकंड सर, हीटिंग इफेक्ट वाली। अच्छा हीटिंग इफेक्ट वाले ये है ना, नाइट्रस एसिड को हीट कर रहे हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, नाइट्रिक में जा रहा है और NO में जा रहा है, तो गैस बन रही है, NO बन रही है, ठीक है। और ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। तो नाइट्राइट आयन KI के एक्वस सॉल्यूशन में विद इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च पेपर, तो स्टार्च पेपर पे वो डीप ब्लू कलर के स्पॉट डेवलप करते हैं, डीप ब्लू या ब्लू ब्लैक भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है, डीप ब्लू कलर के स्पॉट डेवलप होते हैं। इसके बाद अगला जो ऑक्सी एसिड है, ये सबसे ज्यादा पूछा ये जाता है, सबसे ज्यादा रिएक्शन इसकी होती भी है। नाइट्रिक एसिड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन का। इसको बनाने का जो मेथड है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये इसका क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना। लार्ज स्केल में कोई पूछे कि बताओ लार्ज स्केल में बनाना है हम लोग को नाइट्रिक एसिड, तो किस मेथड से बनाते हैं, तो ये नाम याद रखिएगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू नाइट्रिक एसिड को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया है। ये उसका मतलब कि जो
रफ डायग्राम है ना, उसको कैसे बना रहे हैं इसको समझ लीजिए। ये पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसमें 3 तरह के टावर्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। ये छोटे मोटे टावर नहीं, काफी कई हाइट, इसके हाइट काफी ज्यादा होती है। दिख रहा है छोटा, इंडस्ट्री में कई मंजिल ऊपर हाइट के होते हैं, बड़े बड़े टावर होते हैं। तो होता क्या है कि क्योंकि लार्ज स्केल में बनाना है तो उसी तरह से क्वांटिटी भी ली आती है। तो इसमें सबसे पहले 3 टावर होते हैं, 3 टावर के नाम पता होने चाहिए। पहला टावर होता है कैटलिस्ट चैम्बर, दूसरा टावर होता है ऑक्सीडाइजिंग टावर, और तीसरा होता है एडजॉर्प्शन टावर, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले जो ये आपका एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट चैम्बर है, कैटलिस्ट चैम्बर में हम लोग अमोनिया और ऑक्सीजन, इन दोनों गैसों का मिक्सचर पास कराते हैं, ठीक है। अमोनिया और ऑक्सीजन का मिक्सचर, इसका रेशियो भी कुछ मेंटेन करते हैं। ये रेशियो भी याद रखिएगा, 4:5 का रेशियो होता है बाई वॉल्यूम। मतलब 4 मोल लीटर के हिसाब से देख लो तो 4 लीटर अमोनिया है तो 5 लीटर ऑक्सीजन होनी चाहिए। इस रेशियो में कंट्रोल सप्लाई की जाती है। और ये दोनों गैसें रूम टेम्परेचर पे रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन देते हैं, तो बहुत अच्छी यील्ड नहीं मिलती है। तो अगर आपको बेटर यील्ड चाहिए तो टेम्परेचर थोड़ा हाई लेना पड़ता है। 500 डिग्री सेल्सियस में ऑप्टिमम यील्ड मिलती है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रोडियम कैटलिस्ट। इनका भी जरूरी, कैटलिस्ट चैम्बर में एक्चुअली यही कैटलिस्ट यहाँ पे हीटर्स लगे होते हैं। ये एक्चुअली ऐसे दिखाया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, उनके ऊपर रोडियम प्लेटिनम हीट हो रहा होता है, ठीक है। और ये दोनों गैसें पास कराते हैं। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन क्या होती है, देखो ये नीचे कैटलिस्ट, हर एक चैम्बर में एक एक रिएक्शन होगी। अमोनिया O2 से रिएक्ट करता है और पीटीपीडी यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट है। हाई टेम्परेचर 500 के आसपास हमें मेंटेन करना पड़ता है। O2 क्या करेगी, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने लगती है। O2 बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है, लेकिन अमोनिया को ये पार्शियली ऑक्सीडाइज कर देती है। तो अमोनिया -3 से +2 में चला जाता है, मतलब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लगता है ना। इससे ज्यादा नहीं कर पाती है, NO2 नहीं बना पाती है। तो इसमें पहले स्टेप में आपको पता होना चाहिए। तो स्वाल प्रोसेस में अमोनिया जब O2 से रिएक्ट करता है तो गैस कौन सी बनती है, NO बनती है। O2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए पार्शियल टाइप का ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस वाटर की वेपर्स भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 500 के ऊपर पानी वेपर होता है। हाँ, NO कलरलेस है। O2 NO2 सेट करके NO2 तो बनाती तो ब्राउन कलर डेवलप होता है। NO कलरलेस गैस, NO का कोई कलर नहीं, ठीक है। तो NO का फॉर्मेशन होता है कैटलिस्ट चैम्बर में, ठीक है, और प्लस वाटर वेपर। अब ये दोनों का मिक्सचर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टावर में पास करा देते हैं। सेकेंड टावर जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग टावर के नाम, इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग टावर। इसके अंदर प्योर ऑक्सीजन होती है केवल, इसके अंदर केवल क्या होती है, प्योर ऑक्सीजन। अब NO जो है ये जैसे ही इसमें इंटर करती है तो NO ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर NO2 का फॉर्मेशन करने लगती है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होता है, हाँ यहाँ भी टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करना होता है। तो NO O2 से रिएक्ट करके क्या बनाती है, NO2, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में जो गैस बनती है वो NO2 बनती है। NO2 का प्रिपरेशन नेक्स्ट टावर में हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग टावर में होता है, और यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन ली जाती है। प्योर ऑक्सीजन थोड़ा सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो NO को वो ऑक्सीडाइज कर देती है NO2 में। अब यहाँ से जो NO2 बन रही है, देखो ये NO2 के हम लोग थर्ड टावर में पास कराते हैं, इसको एडजॉर्प्शन टावर बोलते हैं। इसमें ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये फ्लिंट ऑफ क्वार्ट्ज के स्टोन होते हैं, और ऊपर से ये सबसे ऊपर यहाँ पे हॉट वाटर होता है, ये ऊपर शावर के फॉर्म में ऊपर से धीरे धीरे गिर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लिंट क्वार्ट्ज क्यों फिल करते हैं, तो इसका अभी सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि जब भी इंडस्ट्रियल स्केल में गैस की रिएक्शन लिक्विड से करानी होती है तो इस तरह के एडजॉर्प्शन टावर यूज किया है ना। क्यों ऐसा कहना, देखो अगर आप ये ना भरो इसमें तो होगा क्या, नीचे से गैस जाएगी, ऊपर से पानी गिरेगा, तो क्या रिएक्शन सिग्निफिकेंटली हो पाएगी। आप खुद ही उसको विजुलाइज करो कि ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे से गैस है, तो गैस अपना रास्ता बना लेगी, पानी, है ना, बात समझ रही कि वो रिएक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए एक सरफेस अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्लिंट ऑफ क्वार्ट्ज एडजॉर्बेंट होते हैं। ये नीचे से जो गैस आ रही है ये
फ्लिंच क्वार्ड की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। इनकी देखो ये मैंने बगल में डायग्राम बनाया है, फ्लिंच क्वार्ड की सरफेस पे ये गैस के मॉलिक्यूल जो है NO2 के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर उन पे गरम पानी गिरता है तब रिएक्शन होती है, क्योंकि एक है ना वहाँ पे टाइम स्पेन मिल जाता है रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। अदरवाइज वो डायरेक्ट गैस का टाइम ऑफ कांटेक्ट लिक्विड के साथ सिग्निफिकेंटली हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे तीसरी स्टेप में जो क्या हो रही है रिएक्शन, एडजॉर्प्शन टावर में NO2 हॉट वाटर सी एड कर रहा है, और NO2 हॉट वाटर सी एड करेगा तो NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 4 है, और 4 वाला इवन है, इवन ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन फैमिली हैलोजन पे दोनों में अनस्टेबल होता है। तो ये फिर क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, हॉट वाटर में NO2 क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, एक मोल बनाएगा HNO3, एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक बार रिड्यूस होके क्या बना देगा HNO2, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नाइट्रस एसिड जो होता है वो थर्मली अनस्टेबल होता है, तो HNO2 बनेगा, लेकिन वो हॉट वाटर है तो वो डिकम्पोज उसको नीचे से कलेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि देखो पूरा HNO2 ऐसा नहीं कि डिकम्पोज आएगा, कुछ नीचे यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे HNO2 मिलता रहता है हम लोग को, उसको हीट करके रिसाइकल करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जो NO बनती है ना उसको हम लोग इसी टावर में भेज देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग टावर, है ना। यहाँ पे एक्चुअली HNO3 तो बनेगा ही, यहाँ पे वो दिखाया नहीं गया, यहाँ पे एक्चुअली कलेक्शन टैंक होता है, इसमें HNO3 HNO2 दोनों मिलते हैं, लेकिन इसको हम लोग लगातार हीट करते रहते हैं, तो HNO3 तो थर्मली स्टेबल है, उस पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन HNO2 डिकम्पोज होके क्या बना देती है, HNO2 अभी हम लोग पढ़ा कि देखो ये वाली रिएक्शन, HNO2 हीट करके क्या बनाएगा HNO3, तो एक तो HNO3 के परसेंट बढ़ेगा, तो दूसरा जो NO बनेगा उसको हम लोग रिसाइकल करके कहाँ भेज देंगे, इस NO को रिसाइकल करके सेकेंड टावर में ऑक्सीजन टावर में भेज देंगे, उसका ऑक्सीजन से फर्दर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये इसमें है कि HNO2 को हम लोग हीट करके फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं HNO3 प्लस NO में, और HNO3 इससे जो मिलता है वो 67% ही मिलता है वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। हाँ बताओ, हाँ तो ये जो ओस्वाल्ड प्रोसेस है ओस्वाल्ड प्रोसेस में जो हमें नाइट्रिक एसिड लास्ट में मिलता है, इसका परसेंटेज याद रखना 67%, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 67% जैसे ही वो कंसंट्रेट होता है उसमें एजोटोपिक मिक्सचर बनने लगते हैं। 67% जो नाइट्रिक एसिड होता है वो वाटर के साथ एजोटोपिक मिक्सचर बना देता है, तो उसका परसेंटेज और ज्यादा बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। वो 67 मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आपने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का भी नाम सुना होगा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड तो 100% प्योर होता है, तो वो 67 से 100% फिर कैसे करते हैं, उसकी परसेंट प्योरिटी कैसे बढ़ाते हैं। सिंपल है, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो नहीं बढ़ा सकते, 67% जो नाइट्रिक एसिड मिल रहा है उसका परसेंट कंपोजिशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो 67% पे वो एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, एजोट्रोपिक मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनका परसेंट कंपोजिशन हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं इंप्रूव कर सकते, है ना, क्योंकि वहां पे वो दोनों कर्व क्या हो जाते हैं, उनके लिक्विड वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाते हैं, तो जितने मोल नाइट्रिक एसिड के वेपर फेज में जाएंगे उतने ही मोल वाटर के भी बढ़ जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेंगे, वो फिर इंप्रूव नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप परसेंटेज बढ़ा सकते तो और तरीके हैं, उसमें जो 67% नाइट्रिक एसिड है तो बाकी बचा उसमें पानी ही है, पानी को हटाना है तो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं तो बहुत सिंपल है, ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस से जो नाइट्रिक एसिड मिलता है वो 67% प्योर होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और इससे ज्यादा परसेंटेज हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं, उसमें हम लोग P4 और 10 डालना शुरू कर देते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था P4 और 10 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये इससे वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इसके 2 मोल से पानी निकालेगा तो क्या बनाएगा, N2O5 की वेपर्स बनने लगेंगी, और उन वेपर्स को उसी 67 जो 67% बना है नाइट्रिक एसिड उसके दूसरे सैंपल में डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये इसका मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड।
है ना। तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड क्या होता है, 67% प्योर क्या होता है नाइट्रिक एसिड, और उसमें प्रेजेंट होती है N2O5 की वेपर्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड वेपर ऑफ N2O5, इसके मिक्सचर को फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड आपने वही कि लैब में रखा नहीं जाता है, काफी बहुत डेंजरस होता है। तो अगर आपको एक वेसल में नाइट्रिक एसिड रखा होगा, है ना, और एक वेसल में फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड, दोनों में आप देख के पहचान जाओगे, क्योंकि जो नॉर्मल नाइट्रिक एसिड होगा वो शांत होगा, उससे कोई वेपर नहीं निकल रही होगी, और जो फ्यूमिक होगा ना उससे गुड़ वाइट डेंस फ्यूम निकलती है, वो डेंस फ्यूम इसकी होती है, N2O5 कलरलेस होता है, वाइट डेंस फ्यूम निकलती रहती है, तो वो लगेगा उबल रहा है जैसे, है ना, उबल नहीं रहा, वो फ्यूम्स निकलती रहती है ना। फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड काफी डेंजरस होता है, ठीक है ना। तो ये बस पता होना चाहिए फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड क्या होता है। द मिक्सचर ऑफ 67% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड वेपर्स ऑफ N2O5 नोन एज फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्योंकि तब पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा। हाँ बोलो सर। हाँ सर, डायग्राम से कुछ पूछना है। कौन सा ऊपर? बताओ। सो इसमें आपने जो ये लाइन किया है NOV एब्जॉर्प्शन टावर से ऑक्सीडाइजिंग टावर, देखो उसमें हो क्या रहा है कि इधर नीचे से NO2 आ रही है, ऊपर से हॉट वाटर आ रहा है, तो हॉट वाटर के कांटेक्ट में NO2 जब आएगा तो उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शन होके वो एक बार ऑक्सीडाइज होके नाइट्रिक एसिड बनाएगा और रिड्यूस होके नाइट्रस एसिड बनाएगा। तो ये दोनों लिक्विड ही होते हैं, तो ये बॉटम में इकट्ठा होने लगता है, इसको हम लोग अलग एक कलेक्शन टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें केवल नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो हम लोग इसको लगातार हीट करते रहते हैं नीचे, ठीक है। हीट करने पे क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो नाइट्रस एसिड ये थर्मली लेस स्टेबल है, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है ना। ऊपर देखो रिएक्शन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी कि नाइट्रस एसिड को जब हीट करते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड तो NO में कन्वर्ट होता है ना। तो नाइट्रिक एसिड जो बनेगा वो तो इसकी परसेंटेज बढ़ाएगा नाइट्रिक एसिड की, और जो NO गैस बनेगी उसको रिसाइकल करके हम लोग कहाँ भेज देंगे, ऑक्सीडाइज, है ना, वो फिर से यूटिलाइज हो जाएगी, उससे फिर NO2 बन जाएगा, ठीक है, इससे यील्ड बढ़ती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट रिसाइकल जरूर किया जाता है परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड देखो लिखा हुआ है, फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड वेपर्स ऑफ N2O5, ठीक है। फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड किसका किसका मिक्सचर होता है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड वेपर्स ऑफ N2O5, ठीक, क्लियर है ना। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है हम लोग को, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये मेटल और नॉन मेटल, यहाँ तक कि मेटलॉयड से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। बस दो मेटल ऐसे जिनसे नहीं रिएक्ट करता है, गोल्ड प्लेटिनम, दो नोबल मेटल है, उनसे वो दो मेटल नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी मेटल हैं, है ना, और ये नॉन मेटल, ये सभी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल तो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है कि उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, उल्टा वो पूरी तरह से मॉल्टेन स्टेट में आ जाते हैं, है ना। तो नॉन मेटल में कौन कौन से नॉन मेटल हैं, तो ये याद के लिए CBI पुलिस स्टेशन, क्या याद करना है, CBI पुलिस स्टेशन, ये 5 नॉन मेटल है, कार्बन, बोरॉन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। ये पांचों नॉन मेटल रिएक्ट कर जाते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, और एक रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है कि इनमें से कोई भी नॉन मेटल बेटा जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो वो अपना एक स्टेबल ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मेन प्रोडक्ट वैसे यही माना जाता है, और बाई प्रोडक्ट में गैस बनेगी, और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन में गैस हमेशा NO2 बनती है, ये बिल्कुल गांठ बांध चलिए कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन चाहे मेटल से हो या नॉन मेटल से, गैस बनेगी तो NO2 बनेगी, ठीक है, प्लस वाटर। तो इसका मतलब यहाँ पे एक स्टेबल ऑक्सी एसिड। अब इसमें ये हम लोग को बताना चाहिए कि कौन सा नॉन मेटल कौन सा ऑक्सी एसिड बनाता है ना। देखो इसी में आप नोट कर लीजिए, कार्बन जो होता है, कार्बन का वैसे ऑक्सी एसिड H2CO3 आपने सुना होगा,
लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज, ये बनते ही डिकम्पोज हो जाता है। तो लेकिन ये अनस्टेबल, ये बनते ही डिकम्पोज हो जाएगा। इस वजह से इस कार्बन के केस में CO2 अच्छा डिकम्पोज होगा किसमें, CO2 और वाटर H2O. तो अगर आपकी कभी पूछा जाए कार्बन प्लस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड तो बनना चाहिए H2CO3, लेकिन वो ना बना के आप CO2 बना दीजिएगा प्लस NO2, वो वाटर तो बनेगा, ठीक है। अब जैसे बोरॉन के साथ करेंगे तो बोरॉन का स्टेबल, बोरॉन का देखो एक ही ऑक्सी एसिड होता है, वो स्टेबल भी होता है, लेकिन तो बोरॉन तो बोरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन के हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड पढ़े थे हम लोगों ने, याद करो। HO आयोडीन के अगर देखें तो आयोडीन का एक तो नहीं बनेगा, बाकी 3 बनेंगे। HOI, HOI2 एग्जिस्ट नहीं करता है, HIO3, HIO4 है ना, +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, HIO2 नहीं एग्जिस्ट करता है। तो अब इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा है, HIO, HIO3, HIO4, HIO3 HIO3 है ना। आयोडीन की +5 ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट स्टेबल होती है, ये हम लोग हेलोजन फैमिली में पढ़े थे। आयोडीन की +5 ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट स्टेबल होती है, इसलिए आयोडीन HIO4 ना बना के HIO3 बनाएगा, पर आयोडिक एसिड मत बनाए, गलत हो जाएगा, वो आयोडिक एसिड बनाएगा। फास्फोरस का स्टेबल ऑक्सी एसिड होता है, उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में जो बनता है H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड। सल्फर का तो आप लोग जानते होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन सल्फर, वो भी उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो ये करस्पॉन्डिंग अपने ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये सारी रिएक्शन आप खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान है। जैसे व्हाइट फास्फोरस HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका आप करस्पॉन्डिंग बना दीजिए ऑक्सी एसिड, तो H3PO4 बन जाएगा, प्लस गैस तो NO2 बनना तय है ना, प्लस वाटर। अब सल्फर, रोम्बिक सल्फर प्लस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है ना, हाँ, तो सल्फर का बनेगा ऑक्सी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, गैस बनेगी NO2, ठीक है। और जैसे आयोडीन प्लस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, बताओ क्या लिखते हैं, HIO3 प्लस NO2। कार्बन प्लस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कार्बन में CO2 बन जाएगा, वैसे H2CO3 बनेगा, लेकिन बनते डिकम्पोज हो जाएगा वो, तो इसमें 2 गैसें एक साथ बनेगी, CO2 प्लस NO2 बनेगी प्लस वाटर, ठीक है। बोरॉन लोग तो बोरिक एसिड बन जाएगा, बोरिक एसिड प्लस NO2, भाई नहीं लिखा, बाकी तो सारी लिखी दी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये नॉन मेटल की रिएक्शन थी। अच्छा, नॉन मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड केवल नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो केवल कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये सारे नॉन मेटल अगर आप देखो तो ऑक्सीडाइज ही तो हो रहे हैं, है ना। देखो फास्फोरस 0 से +5 में तो जा रहा है, सल्फर 0 से +6 में तो जा रहा है ना। बस आयोडीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहे हैं। आयोडीन बस 7 में जाके 5 में जा रहा है, ठीक है। कार्बन +4 में जा रहा है। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। अब इसके बाद मेटल की रिएक्शंस कैसे होती है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो मेटल के साथ 3 डिफरेंट कंडीशन में रिएक्शन होती है। मेटल की रिएक्शन ज्यादा पूछी भी इसलिए आती है क्योंकि इसमें 3 अलग अलग कंडीशंस में रिएक्शन होती है। यहाँ पे उसका जो कंसंट्रेशन है, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ 3 डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करता है। पहला कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड हम लोग यहाँ पे ऐसे नाइट्रिक एसिड को बोल रहे हैं जिसका परसेंटेज कंसंट्रेशन 50% से ज्यादा हो, 50% या 50% से ज्यादा है तो उसे हम लोग थ्योरी में बोलते हैं कंसंट्रेट नाइट। अच्छा, कंसंट्रेटेड तो हॉट भी होगा, है ना, हॉट कंसंट्रेट, लेकिन कई बार हॉट नहीं रहता तो केवल कंसंट्रेट मान लेते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मतलब, और एक इसमें तीसरी कैटेगरी वेरी डाइल्यूट।
तो ये बड़ा कंफ्यूज कई बार होता है कि ये वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड लोग हैं, तो जब तक डेटा नहीं बनता तब तक कुछ बात खत्म नहीं होती। तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बोलते हैं कि 20% से लेस कंसंट्रेटेड अगर नाइट्रिक एसिड तो वेरी डाइल्यूट की कैटेगरी में आएगा, है ना, 20% से कम, और 20 से 50 के बीच में है तो डाइल्यूटेड में आएगा, वो 50 के ऊपर फिर वो कंसंट्रेटेड। तो ये इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन कई बार वो परसेंट नहीं बोलेगा, केवल कंसंट्रेट, डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट ही बोलेगा, तो हम लोग उसको समझ जाएंगे कि हाँ उसका कंसंट्रेशन। या फिर आजकल ऐसे भी क्वेश्चन है कि पूछा एक बार कि कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, उसके नीचे लिख दिया कंसंट्रेशन 40%, है ना। तो इसको थोड़ा भी आइडिया होगा कि 40 नहीं लिखेगा तो 42 लिख देगा, कंफ्यूज करने के हिसाब से बच्चा बोलेगा 42 तो सर ने बताया नहीं यार, सर ने तो कंसंट्रेट, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट बताया था। तो थोड़ा सा आइडिया इसलिए होना चाहिए कि 20 से 50 के बीच में वो सब डाइल्यूट ही मानना है, 50 के ऊपर कंसंट्रेट, ठीक है। अब आते हैं कि भैया किस कंडीशन में क्या बाई प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि जैसे ही नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड होता है, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनाएगा, NO2। देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ये। नाइट्रिक एसिड जब कंसंट्रेटेड होगा तो वो खुद रिड्यूस, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज एजेंट है, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, तो वो +5 से +4 में ही जाता है। कंसंट्रेटेड है इसलिए बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो 5 से 4 में ही अटक जाएगा। बहुत कंसंट्रेटेड है, बहुत स्टेबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बहुत उसकी खुद की ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी सी कम होगी। तो अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है तो वो NO2 में टपक जाएगा, मतलब उसमें बाई प्रोडक्ट में NO2 गैस बनेगी, ठीक है। अच्छा है ना। अच्छा ये मैंने सीक्वेंस में लिख दिया, देखो नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होके ये सारी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई भी बाई प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है। NO2 दे सकता है, NO दे सकता है, N2O दे सकता है, और एक लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट भी दे सकता है, ठीक है। अब इसमें किस कंडीशन में क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट, क्योंकि बाई प्रोडक्ट ही बदलता है, बस यही खास बात है सबसे। तो नाइट्रिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड स्टेट में है और किसी मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें गैस आप क्या बनाइएगा, NO2। अगर वेरी डाइल्यूट है तो वेरी डाइल्यूट में तो वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में भागेगा, किसमें जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। आप कहोगे अमोनियम नाइट्रेट मिनिमम क्यों है, क्योंकि अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की क्या है, -3, ठीक है। तो वेरी डाइल्यूट है तो किसमें चला जाएगा, अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट। डाइल्यूटेड में दो पॉसिबिलिटी है, डाइल्यूटेड में कहानी थोड़ी अलग है। डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड में कुछ केसेस में बेटा NO बनने लगता है बाई प्रोडक्ट, और कुछ केसेस में N2O भी बन जाता है। अब ये कैसे पता लगे कब कौन सा बनेगा, तो ये मैंने देखो मेटल के नाम लिख दिए हैं। अगर कॉपर, लेड, मरकरी और सिल्वर, कॉपर आज कब होगा प्रभात, है प्रभात में पीवी, आज कब होगा प्रभात, ऐसे याद कर लो, थोड़ा रिलेट कर लो तो याद बना रहेगा। सिल्वर, मरकरी, लेड, कॉपर, अगर आप इनका प्लेसमेंट देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये हाइड्रोजन के नीचे बैठे हुए हैं, बस लेड हाइड्रोजन के थोड़ा सा ऊपर है, बाकी तो सिल्वर, कॉपर और मरकरी सब नीचे बैठे हुए हैं। इनका SRP बहुत ज्यादा क्या है, पॉजिटिव है, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव SRP है, तो बताओ ये क्या बहुत अच्छे क्या है, रिड्यूस, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग है कि बेकार रिड्यूसिंग है, मतलब रिलेटिवली नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो SRP इनका पॉजिटिव है, ज्यादा है ऑक्सीडाइजेशन, लेकिन नाइट्रिक एसिड की रिलेटिव तो ये रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेंगे। नाइट्रिक एसिड तो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये मेटल उसके रिस्पेक्ट में रिड्यूसिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी नीचे बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, मतलब मॉडरेट टाइप के, ठीक ठाक है। इसीलिए ये नाइट्रिक एसिड को मॉडरेट टाइप के, मतलब कि +2 तक ही रिड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते तो +2 से और कम पे ले जाते। तो आज कब होगा प्रभात, मतलब ऐसे मेटल जिनका SRP पॉजिटिव है या काफी नीचे बैठे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में,
वो जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो उसको रिड्यूस करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इसलिए +2 तक ही ले जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 3 मेटल याद कर लो, आयरन जिंक टिन की रिएक्शन अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो बेटा इन ये सभी हाइड्रोजन से ऊपर बैठे हुए हैं, काफी ऊपर बैठे हुए हैं, इनका SRP मोर निगेटिव है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इस वजह से नाइट्रिक एसिड को ये NO में ना ले जाकर एक स्टेप और डाउन ले जाते हैं, मतलब NO के बाद वो फर्दर रिड्यूस करके NO2 बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूटेड कंडीशन में दोनों बाई प्रोडक्ट दे सकता है, NO भी NO2 भी। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, ये देखना पड़ेगा कि मेटल कैसा है। मेटल अगर आज का होगा प्रभात में है तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो उसको 5 से 2 पर ही ले जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, मेटल बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो फिर वो उसको +1 तक ले जाएंगे, N2 को बना देंगे, लॉकिंग गैस बनेगी उसमें, ठीक है। और अगर नाइट्रिक एसिड बहुत डाइल्यूटेड है, वेरी डाइल्यूटेड है, और रिड्यूसिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग मेटल भी बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट है, आयरन जिंक, तो ये रिड्यूस होना भी चाह रहा है और रिड्यूस करने वाले भी बहुत पावरफुल है, तो उसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे नहीं ये नहीं है। देखो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजर है, तो जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज वो दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर खूब बढ़ाएगा लेकिन अपना कम घटाएगा, ये है कॉन्सेप्ट। जो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजर तो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज तो बहुत ज्यादा कर देंगे, लेकिन खुद बहुत रिलेटिवली लेस ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा, वो खुद बहुत कम में नहीं जाएगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है वो रिड्यूस होता है, हाँ, तो उसमें तो +5 से -3 जा रही है, इसका आपने बहुत ज्यादा रिड्यूस किया है, गेन ज्यादा किया है इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो अगर ऐसे सोचोगे तो वो कहीं ना कहीं वो लगता है कि +5 से -3 जा रहा है तो बहुत ज्यादा एक्सटेंट में रिड्यूस हो गया, तो देखा जाए तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजेशन है, नहीं, वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन जैसे से आप इसको उससे रिलेट कर सकते हो, नट्स इक्वेशन में जब कंसंट्रेशन जैसे नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन लिखो और उसके लिए नट्स इक्वेशन लगाओ, ठीक है, तो उसमें डिपेंड करेगा कि नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में आ रहा है, उससे रिलेट होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ने पे ईएमएफ उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है घट रही है ना, तो वो यहाँ पे उसको वैसे रिलेट करोगे तो फिर उल्टा आंसर मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है, सेकंड नंबर में डाइल्यूटेड है और थर्ड नंबर में वेरी डाइल्यूट। जितना डाइल्यूट होता जाएगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर घटती जाएगी, है ना। तो ये लॉजिक कुछ समझ में आया कि नहीं आया, है ना, मतलब ये थोड़ा भी आपको समझ जाओगे तो आगे जो रिएक्शन है आसान लगेगी आपको। इसमें वैसे एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, मेटल की जितनी भी रिएक्शन है वो एक फ्लो चार्ट में मैंने कवर कर दी सारी रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखो एक तरफ मैंने नाइट्रिक एसिड की तीनों कंडीशन ले ली है, एक सबसे पहले मैंने लिया है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सेकंड में ले लिया है डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, थर्ड में कंसंट्रेट, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है एक तरह से देखा जाए। अब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ दो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती है कि अगर आप मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन कराएं, MgO-Mn, यही दो मेटल वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इस तरह की रिएक्शन देते हैं, है ना, तो Mg-Mn जब अच्छा MgO काफी ऊपर बैठा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जब रिएक्ट करेगा तो देखो प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट में कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के किसी भी कंडीशन में रिएक्ट कर रहा है तो मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा ही, मतलब मेटल नाइट्रेट का बनना तय है, मतलब एक प्रोडक्ट को आप आंख बंद करके लिखोगे हमेशा सही हो जाएगा मेटल नाइट्रेट। जैसे मैग्नीशियम प्लस वेरी डाइल्यूट तो मैग्नीशियम नाइट्रेट तो लिख ही देना आप लोग, या मैग्नीज है तो मैग्नीज नाइट्रेट लिख दीजिएगा, MnNO3 वोल्ट ट्वाइस। लेकिन ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और इसमें क्या होगा कि इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे फाइनली, मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो क्या रहा है, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये भी फर्दर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, अमोनियम आयन फर्दर डिकम्पोज हो रहे हैं और वो फाइनली कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। तो लेकिन ये दो ही मेटल है केवल
गिनती के 2 ही, काउंटिंग में 2 ही मेटल हैं, तीसरा कोई मेटल नहीं है इसके अलावा। तो ये मग्बूमैन याद रखना, मैग्नीशियम और Mn, ये जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के लिए, तो इसमें एक गैस बनती है और वो हाइड्रोजन बनती है प्लस मेटल नाइट्रेट, ठीक है। और Fe जिंक की जब कराएंगे तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है और वेरी डाइल्यूट रिड्यूस होने को भी तैयार है, तो वो उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ले जाएंगे, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में कौन सा बन रहा था बाई प्रोडक्ट? अमोनियम नाइट्रेट। देखो नाइट्रिक एसिड अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे, और यही प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि तो मेटल नाइट्रेट तो सब में बनेगा, पानी सब में बनेगा, पहली वाली रिएक्शन छोड़ दो बाकी सब में पानी बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर आपसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन Fe जिंकटिंग से कराए, तो अभी उन्होंने बोला कि Fe जिंकटिंग अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो उसको +1 में ले जाएंगे, है ना। प्लस N में कौन सी गैस बनेगी? N2O। हाँ, तो यहाँ गैस बनेगी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लॉफिंग गैस बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही आज कब होगा? प्रभात के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब ये कॉपर, तो ये NO ही बना पाएंगे, वो उसको +2 तक ही रिड्यूस कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे गैस NO बनेगी, ठीक है। मेटल नाइट्रेट तो सब में बनेगा, जैसे कॉपर की रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट तो आप पहले लिख ही दीजिएगा, और गैस NO + वाटर, ठीक है। अब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में देखो, ये जो 2 अलग अलग गुट थे, इनको मिला के एक जगह लिख दीजिए, सारे मेटल एक जगह लिख दीजिए, ठीक है ना। एक्सेप्ट Sn, टिन यहाँ पे कंसंट्रेट के साथ एबनॉर्मल टाइप का बिहेवियर शो करता है ना। टिन को हम लोग बोलते हैं सन की टाइप आइटम है ना, Sn, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, अभी तक ठीक था वो। तो जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, मरकरी, मतलब इन सबको मिला दो, Sn को हटा देना बेटा आप। एक्सेप्ट टिन, ये सारे मेटल अपने मेटल नाइट्रेट बनाएंगे, और गैस तो कौन सा बनना तय है? NO2, है ना। NO2 कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो गैस तो NO2 बनेगी। अच्छा, टिन में डिफरेंट क्या है? देखो गैस तो टिन के साथ भी NO2 बनेगी, गैस तो NO2 बनेगी। अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, वो चाहे किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा, गैस तो NO2 बनेगी। लेकिन अभी तक जो वो मेटल नाइट्रेट बन रहा था, है ना, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ जब टिन रिएक्ट करता है, तो इसमें टिन नाइट्रेट जो होता है, टिन नाइट्रेट, ये डिसॉल्व हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, और ये डिसॉल्व होकर एक अपना करस्पॉन्डिंग एसिड बना देता है, मेटास्टेनिक एसिड। तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, टिन के केस में आप टिन नाइट्रेट मत बनाइएगा। हाँ, इसके ऊपर तो हर केस में मेटल नाइट्रेट बनाएगा, लेकिन टिन की रिएक्शन जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराएं तो टिन नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में, और मेटास्टेनिक एसिड बनाता है, H2SnO3। मेटास्टेनिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, H2SnO3। बाकी NO2 तो बनेगी, है ना। बोलो, समझ में आ रही? तो Sn की रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है टिन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब जैसे कुछ मैंने लिख दिए प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ से, आप लोग बताइए, देखें कितना याद हुआ है तुम लोगों को। मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बताओ क्या लिखते हैं? Mg, और प्लस क्या बनेगा ना? मग्बूमैन हाइड्रोजन बनाएंगे, है ना। देखो ये सबसे ऊपर वाली है रिएक्शन, MgMn हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बनाएंगे, ठीक। जिंक प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बताओ क्या बना है? हाँ, वो बनने का बिल्कुल सही है। हाँ, जिंक नाइट्रेट, और डाइल्यूट में गैस कौन सी? N2 बनेगा। हाँ, Fe जिंकटिंग अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो नाइट्रोजन को +1 तक ले जाएंगे रिड्यूस करते करते, +5 से +1, मतलब N2O बन जाए। लेकिन नीचे अगर जिंक प्लस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड पूछा है, हाँ, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2, यहाँ पे कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, तो गैस हमेशा NO2 ही बनेगी, ठीक है। कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर नाइट्रेट प्लस कौन सी गैस? NO। हाँ, बहुत बढ़िया।
ठीक है, बस हो गई रिएक्शन। मेन तो वो बीच वाला जो प्रोडक्ट है, क्योंकि तो वो मेटल नाइट्रेट तो सभी बनेगा, वो बस सनकी वाला आइटम अलग से याद रखना, टिन वाला केस अलग है, उसमें मेटास्टेनिक एसिड अगर वो पूछी जाए तो उसमें मेटास्टेनिक एसिड बना दें। बाकी वो बीच वाले प्रोडक्ट ही बदलते हैं, वही हम लोगों से पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप फिल कर लीजिए। क्लियर हो गया? एक देखो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये आप लोगों को बताना है, ये जेई 2009 एडवांस के पेपर में पूछा गया है। मैथ्स का कॉलम है, कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, है ना? और गैस कौन सी बनेगी? पी। हाँ NO, तो ए का मैच हो जाएगा PS, है ना? अच्छा अच्छा, आप लोग आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है? हाँ, तो कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गैस क्या बन रहा है? NO प्लस कॉपर नाइट्रेट। हाँ, बी का क्या होगा? QS, है ना? कॉपर प्लस कंसंट्रेट तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, लेकिन कंसंट्रेट तो गैस NO2 बनेगी। जिंक प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट बना दो, हाँ टी वाला तो मैच कर जाएगा, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो +1 में ले जाएगा, N2O, है ना? हाँ N2O। और जिंक प्लस कंसंट्रेट में तो जिंक नाइट्रेट प्लस NO2, कंसंट्रेट है तो NO2 बनेगी गैस, और जिंक नाइट्रेट बनेगा। तो इसका आंसर देखो नीचे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा, ए का मैच हो जाएगा PS, है ना? बी का हो जाएगा SQ, सी का RT, डी का QT। ठीक है, दो मेटल आपको अलग से याद रखने हैं, गोल्ड प्लेटिनम, ये नोबेल मेटल है, पैसिव नेचर शो करते हैं, बोलते हैं गोल्ड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, डायरेक्टली कंसंट्रेट से नहीं रिएक्ट करते, कंसंट्रेट से नहीं रिएक्ट करेंगे तो डाइल्यूट वेरिडाउट से तो वैसे ही नहीं रिएक्ट करेंगे, है ना? लेकिन अगर आप एक्वा रेजिया में इनको डिसॉल्व करो तो रिएक्ट कर जाते हैं। एक्वा रेजिया क्या होता है? 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट HCl के मिक्सचर को ही एक्वा रेजिया बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्वा रेजिया, है ना? 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट HCl। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखना, एक्वा रेजिया कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया में 1 पार्ट होता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट होते हैं कंसंट्रेट एसिड। पार्ट का मतलब वो रेशियो में है, 1 लीटर आप ले रहे हो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड तो 3 लीटर लेना है ना HCl। अब ये पूछ लिया था कि अच्छा बताओ कि अगर एक्वा रेजिया की रिएक्शन गोल्ड से करा रहे तो क्या बन रहा है? तो देखो नाइट्रिक एसिड और HCl अगर हम लोग 1:3 के रेशियो में ले लें कंसंट्रेट, तो इसमें एक रिएक्शन होती है, इसमें NOCl बनता है प्लस नेसेंट क्लोरीन बनती है, और ये जो नेसेंट क्लोरीन बनती है बेटा, ये गोल्ड को ऑक्सीडाइज करती है ना? ये ध्यान रखना, नेसेंट एक्वा रेजिया में जो मोस्ट रिएक्टिव स्पेसीज है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो नेसेंट क्लोरीन है ना? नेसेंट क्लोरीन बोलते हैं, नेसेंट क्लोरीन जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन से भी क्या होती है? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइज, क्योंकि देखो अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब नेसेंट ऑक्सीजन गोल्ड को नहीं कर पा रहा ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है इनके अगर आप मैकेनिज्म लिखो तो नाइट्रिक एसिड पहले नेसेंट ऑक्सीजन देता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन फिर इन कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, और अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ गोल्ड या प्लेटिनम नहीं रिएक्ट कर पा रहा है, इसका मतलब नेसेंट ऑक्सीजन गोल्ड या प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे। तो एक बात ये हम लोग को यहाँ से नोट में लिख लेना कि जो नेसेंट क्लोरीन होती है, और कभी ऐसे पूछ दिया जाए नेसेंट क्लोरीन और नेसेंट ऑक्सीजन में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है नेसेंट कंडीशन में, तो नेसेंट क्लोरीन से बेटर ऑक्सीडाइजिंग है ना? तो ये गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर देगी
और पहले गोल्ड जाता है 0 से सीधे 3 में, 0 से 3 मतलब ऑरिक क्लोराइड बनता है। और HCl को कि एक्सेस में एक्वा रेजिया में तो ऑरिक क्लोराइड HCl में डिसॉल्व हो जाता है HAuCl4, एक कलरलेस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है HAuCl4, है ना। और जो कई सारे गैंग आपने उसमें देखा होगा कि जो सोना चुराते हैं, है ना, वो इसका यूज करते हैं, है ना। हाँ, कई सारे इस तरह के मतलब वैसे गोल्ड की ज्वेलरी को अगर साफ करना हो तो एक्वा रेजिया का यूज किया जाता है, लेकिन वो होता क्या है कि कुछ एक्वा रेजिया डिसॉल्व फॉर्म, कुछ गोल्ड जो होता है वो इस फॉर्म में आ जाता है HAuCl4, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, कलरलेस टाइप का बनता है ये कॉम्प्लेक्स। तो वो आपको लगेगा कि वो गंदा पानी है ना, वो पानी आप गोल्ड उसमें दिखेगा नहीं। हाँ, और वो उससे फिर इससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं गोल्ड, वो पानी ले जाते हैं, मतलब आपके आंखों के साथ आपको ज्वेलरी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि वो उनका थोड़ा ज्यादा ही इसमें रिसर्च कर लेते हैं लोग, वो एक्वा रेजिया का कंसंट्रेशन इस तरह से लगता है कि पूरा गोल्ड का आइटम ना घुल जाए। पता तुमने गोल्ड की रिंग दी, उसमें डाली एक्वा रेजिया में, पता गोल्ड रिंग गायब हो गई, तो वो आपसे ले लेगा, तो उसकी कुछ लेयर्स, ऊपर की कुछ लेयर डिसॉल्व हो जाएंगी, है ना, आपको लगेगा रिंग मेरी चमक गई बिल्कुल, है ना। जबकि उसका आप जब वे करोगे तो कुछ मिलीग्राम या कुछ मिलीग्राम में वो क्वांटिटी कम हो जाती है, मतलब आपके आंखों के सामने ही वो सोना चुरा लेंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए बस थोड़ा सा। ऐसे प्लेटिनम भी होता है, प्लेटिनम भी एक्वा रेजिया से रिएक्ट कर जाता है, उसमें भी वही नेसेंट क्लोरीन प्लेटिनम को पहले उसकी 4 ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडाइज कर PtCl4 बना देते हैं, वो PtCl4 HCl के साथ डिसॉल्व होके H2PtCl6 बना देता है। हाँ, वो मैंने स्टेप वाइज बताई, एक्चुअली ये एक तरह से मैकेनिज्म बता दी कि पहले एक्वा HNO3 कंसंट्रेट HCl मिलके बनाते हैं नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन इन सिटू बनता है, मतलब सॉल्यूशन में बनते ही रिएक्ट कर जाता है गोल्ड से, और वो उसके क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, और वो HCl एक्सेस में इसलिए क्लोराइड डिसॉल्व होकर कलरलेस कॉम्प्लेक्स बना देता है ना। एक तरह का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये एक्चुअली चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, लेकिन वही एक कलरलेस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये 2 मेटल याद रखिएगा, ये गोल्ड प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं एक्वा रेजिया, है ना। एक जैसे है ना, एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे, पूछो, पढ़ जरा। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग मेटल बिकम पैसिवेट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, है ना। देखो कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको लग रहा होगा कि जैसे हम लोगों ने जो चार्ट पढ़ा है उसमें कुछ सिलेक्टेड मेटल की रिएक्शन ही पड़ी है ना, बहुत सारे जैसे एल्कली मेटल, बहुत सारे एल्युमिनियम, वो सब पिक्चर में थे ही नहीं। तो होता क्या है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे ही उनको हम लोग नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो शुरुआत में कुछ मिली सेकेंड के अंदर तो बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं वो, है ना, लेकिन उसी टाइम फ्रेम में क्या होता है, उनकी जो अपर लेयर होती है वो ऑक्सीडाइज होकर उसी के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और उनके ऑक्साइड की एक कोटिंग उनके ऊपर हो जाती है, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा होता है उनके ऑक्साइड का कि जो बचा हुआ मेटल होता है वो सेफ हो जाता है, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से। मतलब कि वो नाइट्रिक एसिड डायरेक्ट जो बचा हुआ मेटल है उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, हाँ, ठीक है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है, हाँ, ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पैसिवेटेड नहीं हो पाते। तो ऐसे कौन से मेटल हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए कि जो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ शुरुआत में कुछ मिली सेकेंड के टाइम फ्रेम में बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनके ऑक्साइड की कोटिंग उनको बचे हुए मेटल को प्रोटेक्ट कर देती है, फर्दर ऑक्सीडेशन पूरी तरह से रिएक्शन नहीं हो पाती है ना, उनके ऑक्साइड की कोटिंग होके रह जाती है। तो ऐसे मेटल को होते हैं दे बिकम पैसिवेट, है ना। और ये कौन से हैं, ये देखो लिखे हैं करारे आलू ये याद कर लो, करारे आलू, क्रोमियम, एल्युमिनियम, ये 2 ही मेटल हैं ऐसे जो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिवेट हो जाते हैं,
होता क्या है कि पहले सडनली रिएक्ट करते हैं, है ना, और इनके ऑक्साइड बनते हैं, इनके ऑक्साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और उनकी कोटिंग होने की वजह से जो बचा हुआ रिमेनिंग मेटल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता है, पूरी तरह से कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और वो पैसिवेट हो जाते हैं। अच्छा, वो एक तरह से बेकारी हो जाते हैं, वो किसी के साथ नहीं रिएक्ट करते। हाँ, जब नाइट्रिक एसिड से नहीं रिएक्ट कर रहे तो फिर किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से इसमें आंसर इसका 2 ही है, क्योंकि यही 2 मेटल होते हैं जो पैसिवेट, क्रोमियम और एल्युमिनियम। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। करारे आलू याद रखना, क्रोमियम और एल्युमिनियम यही 2 ऐसे मेटल हैं जो पैसिवेट हो जाते हैं व्हेन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इनके ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जो फर्दर प्रोटेक्ट कर लेता है रिमेनिंग मेटल को, रिएक्ट नहीं होने देता। ठीक है, सेफ हो जाता है मेटल। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यस। अब इसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड तो इतने ही थे, है ना। अब इसके बाद ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड एक ही मतलब है, कहीं पे ऑक्सी एसिड लिखा मिलेगा, कहीं पे ऑक्सो एसिड लिखेगा, तो कोई अलग बात नहीं, ऑक्सी ऑक्सो एक ही चीज है। वो कहीं ऑक्सो लिख देते हैं, कहीं ऑक्सी लिख देते हैं, एक ही मतलब। ऑक्सो, ये एनसीईआरटी का ही मैंने लिया है इतना टेबल। तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड ये देखिए एक ही लिस्ट में लिखे हुए हैं सारे। कौन कौन से ऑक्सी एसिड है देखो, ये 3 तो बहुत पॉपुलर हैं, ये 3 तो आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, H3PO2, H3PO3, H3PO4। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ और बनते हैं। अच्छा, इनकी पहले मैं आपको नॉमेनक्लेचर थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे वो समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, मतलब पूरी तरह समझ में नहीं आएगा आपको। जो कॉन्सेप्ट है उसका पहले मैं आपको बता देता हूँ। चलो पहले एक एक पहले समझो। देखो, फास्फोरस और नाइट्रोजन, देखो फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसके लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का रूल वही है जो नाइट्रोजन के लिए लग रहा था। क्या रूल है कि नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट जब +5 में होगा तो उसके ऑक्सी एसिड के नाम के आगे इक यूज करेंगे एज सफिक्स, और 5 से कम पे है तो अस यूज करेंगे, लेकिन +1 में है मतलब मिनिमम में है तो हाइपो यूज करेंगे, हाइपो अस। ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे H3PO4 इससे शुरुआत करते हैं। H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो 5 आएगी, तो इसके नाम में अस एक यूज होगा। ठीक है, और इसको वैसे तो फास्फोरिक एसिड भी कई जगह लिखा हुआ आप देखोगे, लेकिन इसको सम्मान देने की नजर से आर्थो और लगा देते हैं, लेकिन आर्थो लगाना ये ध्यान रखना इसमें कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप कहीं पे आपको ओनली फास्फोरिक एसिड लिखा हुआ मिल जाए तो वो भी H3PO4 होता है। ठीक है, लेकिन आर्थो भी कई बार यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रूल नहीं है, आर्थो यूज करना रूल नहीं है फास्फोरस के ऑक्सीडेशन में। ठीक है, कंपलसरी नहीं करें मतलब, है ना। तो आर्थो फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एक ही है, H3PO4। इसका एक एक करते जाते हैं, स्ट्रक्चर बताते जाते हैं। देखो, तो H3PO4 में फास्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में एक यूज करेंगे, तो इसका नाम होता है फास्फोरिक एसिड, आर्थो फास्फोरिक एसिड, और ये ट्राइबेसिक एसिड होता है। अच्छा, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने में आपको एक फंडा बताते हैं। देखो, फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं उसमें फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 होती है, मतलब ये आपको ध्यान ही रखना है कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये इतना पार्ट तो सब में कॉमन है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है अपने ऑक्सी एसिड में। अच्छा, एक डबल बॉन्ड O के साथ जरूर बनाएगा, मतलब एक P डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा, बाकी उसके 3 क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर, इतना तो फास्फोरस के सभी ऑक्सी एसिड में दिखेगा ही। अच्छा, अब इसमें आप बनाओ, देखो कितने ऑक्सीजन थे इसमें, 4 में तो एक डबली बॉन्डेड हो गया, बचे कितने, 3। अब आप OH ग्रुप बनाओ जरा, देखो 3 H बचे और 3 O बचे, अगर OH ग्रुप बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे, और वो तीनों एक एक वैलेंसी के साथ अटैच हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा H3PO4 का, मतलब ये स्ट्रक्चर हो जाएगा H3PO4, OH OH OH। ठीक, क्लियर। और एसिडिक कैरेक्टर आप लोग जानते हो, जितने ऑक्सीजन ऐसे, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होते हैं सारे एसिडिक होते हैं, तो इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये नेचर वाइज कैसा है, ट्राई बेसिक एसिड है ना। इसकी बेसिसिटी या इसका एन फैक्टर कितना है, 3। ठीक, अच्छा ये डबल बॉन्ड कैसा है, पी पाई डी पाई, तो ये पी पाई डी पाई है तो पी पाई डी पाई इसलिए क्योंकि फास्फोरस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, इसके तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, तो इसका मतलब इसका जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो d ऑर्बिटल बना रहा होगा, तो फास्फोरस का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पास तो d होता नहीं है, सेकंड पीरियड उसका p, तो p पाई डी पाई। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा ऑक्सी एसिड है वो H3PO3, इसमें फास्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन से लेस ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो इसके नाम के आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, 80 यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो फिर से बात है कि देखो इसके स्ट्रक्चर में एक p डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा, और 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, कोवैलेंसी 5 होगी पूरी। अब OH ग्रुप बनाओ, बताओ कितने बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन, लेकिन एक O तो इंगेज हो गया डबल बॉन्ड में, बचे 2 ऑक्सीजन, तो OH ग्रुप कितने बनेंगे, 2 ही बन पाएंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बचे, हाइड्रोजन 3 है, तो बचा हुआ एक हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा। और जब भी फास्फोरस के साथ H डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन H लेके भागता है, मतलब H माइनस हाइड्राइड आयन डोनेट करता है, और हाइड्राइड आयन बहुत अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर फास्फोरस का कोई ऑक्सी एसिड आपको दे दिया जाए, पूछा जाए तो रिड्यूसिंग नेचर है इसके अंदर की नहीं है, आप उसके स्ट्रक्चर में देख लेना कि पीएच बॉन्ड है भी कि नहीं है, अगर एक भी पीएच बॉन्ड होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह 100% बिहेव करेगा, मतलब बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये जो आपका H3PO3 है, ये रिड्यूसिंग ऑक्सी एसिड है, जबकि H3PO4 क्या रिड्यूसिंग ऑक्सी एसिड बोलेंगे इसको, इसके अंदर रिड्यूसिंग नेचर नहीं, क्योंकि एक भी पीएच बॉन्ड नहीं। ठीक है, ऐसे आप देख के बता सकते हो, लेकिन अच्छा ये डाई बेसिक बोलेंगे क्योंकि इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, फास्फोरस और हाइड्रोजन, फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है ना, पता ही नहीं बताया बात, ये तो पता ही होगा भाई, सी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ONXX, इनसे डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, कौन्स, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो एसिडिक। इसके बाद तीसरा ऑक्सी एसिड है H3PO2, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 5 से कम है तो अस तो यूज होगा ही, लेकिन अरे हाई ये तो मिनिमम में आ गया तो हाइपो लगा देंगे, तो इसका नाम हो गया हाइपो फास्फोरस एसिड, है ना, प्रीफिक्स में हाइपो, सफिक्स में अस। अब इसका स्ट्रक्चर आप बनाओ तो एक तो p डबल बॉन्ड होगा ही होगा, है ना, और 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, ऑक्सीजन 2 थे, एक इंगेज हो गया डबल बॉन्ड में, बचता एक ऑक्सीजन, तो OH ग्रुप कितने बनेंगे, एक ही बन पाएगा, बाकी 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएंगे। इसमें 2 pH बॉन्ड है, तो अगर कभी आपसे कंपेयर कराए H3PO3 H3PO2 में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, H3PO3 H3PO2 में, है ना, तो इसमें 2 pH बॉन्ड है, तो ये H3PO3 के रिस्पेक्ट में ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू H3PO3, और ये इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, याद करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड है बहुत फेमस, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी एरोमेटिक कंपाउंड में, इससे मोस्टली सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही जाते हैं, 1 2 3 स्टेप में बन ही जाता है। अगर कभी BDC से बेंजीन बनाना हो, ये कन्वर्जन भी काफी इंपॉर्टेंट है, BDC से बेंजीन कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए H3PO2 का ही एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नाइट्रोजन को +1 से रिड्यूस कर देगा किसमें, 0 में, है ना, और खुद जब ये दूसरों को रिड्यूस करता है तो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो H3PO2 ऑक्सीडाइज होकर H3PO3 बनाता है, बहुत फेमस रिडक्शन है ये, है ना। अभी आप लोगों ने हो सकता है ये एरोमेटिक वाला ना पढ़ लिया होगा, हाँ, तो ये याद रखिएगा, एरोमेटिक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन के लिए इस रीजन को यूज भी किया जाता है, ठीक है।
H3PO2 H3PO3 से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई पूछे क्यों है, सीधे बोल देना इट हैव 2 pH बॉन्ड, है ना। नंबर ऑफ pH बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में, वो उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो रिड्यूसिंग नेचर। फिर फास्फोरस का पायरो एसिड कैसे बनते हैं, तो पायरो एसिड का लॉजिक क्या होता है कि अगर आप ऑक्सी एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, है ना, और दोनों मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो जो नया ऑक्सी एसिड तैयार होगा वो पायरो एसिड कहलाएगा। उसके प्रीफिक्स में पायरो वर्ड यूज करेंगे। अब जैसे आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ले लिया, इसका पायरो बनाना चाह रहे हो, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और एक मोल वाटर निकाल दो, तो क्या बनेगा, देखो 6 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन निकल गए, बचे कितने 4 फास्फोरस, तो दोनों आ जाएंगे। ऑक्सीजन 4 का डबल 8, ऑक्सीजन में 1 चला गया, बचे 7। तो इसका फॉर्मूला हो गया H4P2O7। और ऑक्सीडेशन, देखो वाटर निकलने में कोई रिडक्शन थोड़ी ना हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम ही होगा, डिहाइड्रेशन कोई रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ी ना होती है। तो 5 यहाँ भी 5 वहां भी है, तो यहाँ भी इक यूज होगा, वहां भी इक यूज होगा, लेकिन यहाँ पे आर्थो है, वहां पे पायरो है, तो इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस फास्फोरिक एसिड, है ना। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखो, जैसे रिएक्शन किया है वैसे स्ट्रक्चर बना दो। देखो आपने क्या किया, 2 फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से क्या निकाला है, एक पानी मोल निकाला है, तो एक OH ग्रुप का H और दूसरे मॉलिक्यूल का OH, वाटर निकाल दो, है ना, बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। देखो P डबल बॉन्ड O, जैसा आपने ऊपर रिएक्शन में देखा है वही चीज स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रही है। उसके 2 मॉलिक्यूल लेकर 1 मोल वाटर, आप 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल लीजिए, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, कोई पूछे कि पायरोफॉस्फोरिक क्या रिड्यूसिंग नेचर रखता है, तो बोल देना ये नॉन रिड्यूसिंग ऑक्सी एसिड है, लेकिन ये टेट्रा बेसिक है। क्यों, इसके पास इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 4, टेट्रा बेसिक एसिड है ना। रिड्यूसिंग नहीं है क्योंकि इसमें एक भी पीएच बॉन्ड नहीं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आपने ले लिया, जैसे पहले लिया आपने फास्फोरिक एसिड, उसका पायरो बनाया, अब आप ले लीजिए फास्फोरस एसिड, इसका पायरो बना दिए, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा, H4P2O5, ये हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। सेम वही तरीका है। अब इसका स्ट्रक्चर में वही तरीका है कि आप दो मॉलिक्यूल किसके ले लीजिए, H3PO3 के, उन दोनों का स्ट्रक्चर पता ही है, 2 OH होंगे, एक pH बॉन्ड होगा, एक P डबल बॉन्ड तो होगा ही, और एक H एक OH हटा दीजिए, तो देखो क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, है ना, O P डबल बॉन्ड O, एक OH एक H एक H एक OH, देखो यही तो बनेगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो H4P2O5 है, जिसको पायरोफॉस्फोरस एसिड बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये 80 से 80 बनेगा, है ना, तो ये रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, है ना, क्योंकि इसके बाद 2 पीएच बॉन्ड है। और लेकिन नेचर वाइज अगर बेसिक एसिडिक नेचर के बोले तो ये इसके बाद 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये डाइबेसिक होगा, है ना, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, तो ये डाइबेसिक है, ठीक है, क्लियर है ना। पायरोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल लेके 1 मोल वाटर निकालना है, 1 मॉलिक्यूल वाटर का निकालना है। मेटा एसिड कैसे बनेगा, मेटा एसिड, हाँ, मेटा एसिड कैसे बनते हैं, ऑक्सी एसिड के एक सिंगल मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव करा दिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑक्सी एसिड बनेगा उसे मेटा एसिड बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपको बनाना है H3PO4 का मेटा एसिड, तो H3PO4 के 1 मॉलिक्यूल से 1 वाटर निकालो, क्या बनेगा, 1 हाइड्रोजन HPO3, लेकिन अकेला HPO3 एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअली ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस मेटा फॉस्फोरिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं HPO3 होल N, ठीक है। हाँ, अब इसमें कंडीशन होती है कि अगर n की वैल्यू 3, इसमें n मिनिमम होगा तो 3 होगा, 3 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता है, 1 और 2 नहीं हो सकता है ना।
इसमें लिख लेना n is not equal to 1 and 2, ठीक है। और n अगर 3 ले लेंगे तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का वो ट्राइमर बनता है, उसको बोलते हैं ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। उसका फॉर्मूला हो जाएगा HPO3 होल थ्राइस, या थ्राइस अगर मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा S3P3O9। और इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का जो ट्राइमरिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? साइक्लिक, ठीक है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर को देख के कोई पूछे कि बताओ रिड्यूसिंग है कि नहीं है, तो इसमें पीएच बॉन्ड है ही नहीं, रिड्यूसिंग नहीं है। ट्राई बेसिक है क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके तीनों वो पी पाई डी पाई वाले हैं। इसमें 3 पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, क्योंकि तीनों फास्फोरस sp3 हाइब्रिड है ना। सर ऊपर तो ऑक्सी एसिड नहीं था, उसका सही एग्जांपल बता सकते हैं? कौन सा? ये दिया था सर, नीचे उसी के नीचे एग्जांपल। कौन सा कह रहे हो? ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड? सर ये नहीं, मेटा एसिड कैसे बनते हैं वो मैंने बना देता है कि कोई ऑक्सी एसिड ले लो, है ना, और उसके एक मॉलिक्यूल से एक सिंगल मॉलिक्यूल से एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो उसका मेटा ऑक्सी एसिड तैयार होगा, है ना। तो S3 वैसे तो S3PO से एक वाटर निकालोगे तो ओनली SPO3 बनेगा, लेकिन ओनली SPO3 एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसका जनरल फॉर्मूला कहीं भी देखोगे तो HPO3 होल N लिखा हुआ मिलेगा। HPO3 होल N होगा, ये ऑक्सी एसिड ही जाएगा। हाँ, इसी का नाम है इन जनरल मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब N की वैल्यू 3 ले लेंगे तो उसका ट्राइमेरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। N की वैल्यू 4 ले लेंगे तो टेट्रामेरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, है ना। ये कहना है सर, ये N की जो आया है वो तभी आया ना जब दूसरे कोई SCP को H2 से हटाया हो। हाँ वो तो है ही है ना, वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ एग्जैक्टली बंदा, लेकिन उसको फॉर्मूला याद करने का तरीका ऐसे समझ सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे N जैसे 3 है तो ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है ना, लेकिन अगर N की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो तो वो साइक्लिक नहीं होता, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे N की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है तो लीनियर टाइप का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि N=3 पे ही वो साइक्लिक मेटा साइक्लिक ट्राइमर ऑफ मेटा साइक्लिक एसिड साइक्लिक होता है, ट्राइमर ऑफ मेटा फास्फोरिक एसिड साइक्लिक होता है, लेकिन उसका टेट्रामेरिक या पेंटामेरिक या पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर चेन स्ट्रक्चर कंटेनिंग होता है। उसमें फॉस्फेट यूनिट ऐसे लीनियरली N यूनिट या N के मतलब 4 या 5, 4 से ज्यादा होना चाहिए, वो फॉस्फेट यूनिट लीनियरली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये करते हैं, क्या मेरे मेंस में आया है, देखो करो आप ही लोग बताओ। द नंबर ऑफ POH बॉन्ड एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस एटम इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में 2 बातें पूछ रहा है, POH बॉन्ड का नंबर कितना है और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो नाम में इक वो बोल ही रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम क्यों निकालें? हमें पता है कि फास्फोरस के ऑक्सीडेशन में इक तभी लिखते हैं जब वो, है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 5 है, श्योर है, निकालोगे तो वही आएगा। हाँ POH बॉन्ड और देख लो, तो POH बॉन्ड 2 इधर 2 इधर, 4 ऊपर बनाया तो था हम लोगों ने अभी। ये वाला देखो, ये स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें 2 OH इधर है, 2 OH इधर है, 4 OH, हाँ 4 है ना। पहले उसने POH बॉन्ड पूछे हैं तो पहले 4 होगा, बाद में 5, है ना, क्लियर। अच्छा ये देख लेना पहले क्या पूछना है, पहले पूछना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो 5 होगी, हाँ ठीक। और नहीं पहले वो पूछ रहा नंबर ऑफ POH बॉन्ड, देखो
पीओएस बॉन्ड 4 है और ऑक्सीडेशन में 5 है ना, रिस्पेक्टिवली बोला भी है उसने बात में। 4 और 5 हो जाए, चलो ठीक है। ये वाला बताओ भाई। For S3PO3 and S3PO4 करेक्ट चॉइस। पहला कह रहा है S3PO3 is डाइबेसिक एंड रिड्यूसिंग। डाइबेसिक तो सही है, रिड्यूसिंग भी है, उसमें एक पीएस बॉन्ड होगा, है ना। S3PO3 is डाइबेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग, तो ये गलत है, रिड्यूसिंग होता है क्योंकि S3PO3 is ट्राइबेसिक एंड रिड्यूसिंग। ये सही है। हाँ, तो S3PO3 ठीक है, इसमें बिल्कुल ऐसे केस में स्ट्रक्चर बना ही लेना चाहिए, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं। ये S3PO3 हो गया, ये S3PO4 हो गया, ठीक है। तो S3PO3 डाइबेसिक है तो ये सही है, रिड्यूसिंग भी है, ये भी सही है ना। S3PO3 डाइबेसिक है, ये तो सही है, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग बोलना गलत है क्योंकि इसमें पीएस बॉन्ड है। S3PO4 के लिए देखो ट्राइबेसिक सही है, रिड्यूसिंग नहीं है, ट्राइबेसिक सही है। अच्छा ये O3 है, अरे तो ये ट्राइबेसिक नहीं है। हाँ तो एक ही सही है, सिंगल चॉइस ही है, मेंस में आया होगा कुछ, है ना। ये वाला देता हूँ भाई। फोर्थ Good reducing nature of S3PO2 is attributed to the presence of। फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है। S3PO2 बोला है, S3PO2 में 2 पीएच बॉन्ड होते हैं, तो उसका गुड रिड्यूसिंग नेचर उसके 2 पीएच बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये देखो ऑनलाइन वाले पेपर में आया है ना, 2019 में पूछा गया है, सीधे स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे उसने। ये वाला बताओ भाई। Which of the following acid form 3 series of salt? H3PO4। 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट वही बना पाएगा जिसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। बारी बारी से एक निकलेगा तो एक सॉल्ट बनेगा, है ना। तो वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है, तो 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट वही बनाएगा जो ट्राई बेसिक होगा। तो उसमें हिंट यही है कि वो आपसे वो ट्राई बेसिक एसिड पूछना चाह रहा है। और फास्फोरस के S3PO2 क्या होता है, डाई बेसिक नहीं, S2PO2 तो मोनोबेसिक होता है, मोनोबेसिक। बोरिक एसिड भी मोनोबेसिक होता है, S3PO3 ये ट्राई बेसिक होता है, और S3PO2 ये डाई बेसिक होता है। तो 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट वही बनाएगा, वही ऑक्सी एसिड बनाएगा जिसके पास क्या हो, 3 एसिडिक हाइड्रोजन। अच्छा ये बताओ, ये कितने सॉल्ट बना देगा, पाइरोफॉस्फोरस एसिड, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, इसके सीरीज ऑफ सॉल्ट कितने बनेंगे? है ना, हाँ ये टेट्रा बेसिक है, ये टेट्रा बेसिक है, इसके 4 सॉल्ट बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा है S4P2O5 पाइरोफॉस्फोरस एसिड, तो देखो इसका स्ट्रक्चर, पाइरोफॉस्फोरस एसिड ये बनाना, ये वाला S4P2O5, इसमें 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन इसके, क्योंकि वही वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जो एसिडिक होगा, ठीक है। इसके 2 ही बनेंगे। बस एक क्लास और चाहिए, कंप्लीट ही हो जाएगा। सल्फर के ऑक्सी एसिड है, उसके बाद फिर हम लोग हैलाइड पढ़ेंगे, फास्फोरस के हैलाइड PCl5 PCl3 2 ही होते हैं वैसे तो, और एक मेरे ख्याल से मिसलेनियस कंपाउंड है, हाँ ये हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है ना। एक क्लास में तुम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा पी ब्लॉक, ठीक है। सीट में देखो मैंने सीक्वेंस से ही पढ़ाया है, आप लोग सेक्शन देख लीजिएगा, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस तक कर लीजिएगा, है ना। उसमें देख लीजिएगा पहले, उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है।
तो बस सल्फर के ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे ना तो पूरा 1 घंटा चाहिए उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और आप लोगों का हाँ हेलोजन फैमिली के सीट लगा लीजिए। हेलोजन और नोबल गैस की शायद सीट डिस्कस हुई नहीं है। सीट डिस्कस हो गई है? कहाँ हुई है? अच्छा, मतलब हुआ है कि मुझे याद नहीं है। हेलोजन तो नहीं डिस्कस हुई। देखो अभी हुई नहीं, मेरे ख्याल से, मुझे याद है। सर उसमें कुछ नहीं डिस्कस हुआ अभी। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्लास है वो शायद फ्राइडे को है, फ्राइडे को 6:30 पे ऑनलाइन है। उसमें ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। पी ब्लॉक बस एक ही लेक्चर बच रहा है, आपका पी ब्लॉक कंप्लीट करा देंगे और फिर उसके बाद डिस्कशन करना है हम लोग को, ठीक है। चलो फिर इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग सीट लगा लीजिए, हेलोजन फैमिली और नोबल गैस लगा लीजिए, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी आपका ऑलमोस्ट लगी जाएगी। 1-2 सेक्शन बस लास्ट में रह जाएंगे, बाकी लग जाएगी। क्वेश्चन आप लगाने शुरू कर दिए आप। चलिए फिर वाइंड अप कर रहा हूँ मैं।